नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा जो एक नया मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, जो कि हमारा राज्य व्यवस्था पर होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था पर होगा। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, स्टेट में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको हिस्ट्री इसकी बताता चलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और पॉइंट पे लिखता चलूँगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है आपकी उंगलियों में रहें, आपके फिंगर पे रहें चीज़ें। कि अगर मैं कहूँ आपसे 1773 का अधिनियम, या राष्ट्रपति की शक्तियाँ, या राज्यपाल की शक्तियाँ, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, तो आपके उंगलियों में रहें सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यही कोशिश करूँगा। तो शुरुआत में हमारा लेक्चर, जो पहला लेक्चर है, ये संवैधानिक इतिहास का है। मतलब कि जो आज हमारा संविधान हम देख रहे हैं, ये कहाँ से आता है, इसका इतिहास क्या है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं मानव का इतिहास, कि मानव कहाँ से आया, ठीक है। और हर चीज़ की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास का तात्पर्य क्या होता है, जो पुराना बीता हुआ है इसके बारे में क्या है। तो बस वही हम पढ़ने जा रहे हैं। संवैधानिक इतिहास हमारा पहला चैप्टर है। संवैधानिक इतिहास जब हम कंप्लीट कर लेंगे, हम भारत का संविधान का निर्माण कर देंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में, संविधान के शुरू में क्या है। फिर ठीक है, पहला पॉइंट कि राज्य और संघ के बारे में, फिर दूसरा आपकी नागरिकता के बारे में, तीसरा आपके मौलिक अधिकारों के बारे में, फिर आपके मौलिक अधिकारों के बाद नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, फिर आप कर्तव्यों, फिर आपकी कार्यपाल का विधान, पूरा का पूरा संविधान एक एक हम लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आज आपसे भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में, तो हम अपने भारतीय संविधान के इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। इतिहास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतिहास को, संविधान को नहीं, इतिहास को, ठीक है। इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, आप सभी जानते हैं, इतिहास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, बक्सर का युद्ध हो चुका है, प्लासी का युद्ध हो चुका है, अंग्रेजों को कुछ एरिया मिल चुका है शासन करने के लिए, ठीक है। और जब केवल और केवल जब भारत में कंपनी आई, तो बात करें तो उस समय जब संविधान प्रारंभ होता है, या संविधान एक्चुअली में है क्या, संविधान अगर मैं आपसे कहूँ कि संविधान क्या है, बहुत सरल भाषा में आपसे कहूँगा तो संविधान एक नियम कानूनों की कुंजी है, ठीक है। नियम कानूनों की कुंजी है कि किस तरह से, किस चीज़ का संविधान का, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान क्या बता रहा है कि भारत के नियम कानून के बारे में बता रहा है। जैसे कि हमारा घर, हमारे घर के नियम कानून, कि रात के 10 बजे के बाद भैया घर के बाहर नहीं रहना है, घर में आना है, घर में खाना खाना है, सारी क्रियाएं कैसा है। तो इसको मतलब क्या कहेंगे, ये घर का संविधान है, जो कि लिखित नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में है, ठीक है। तो संविधान भी 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है संविधान लिखित संविधान, जैसा कि हमारा भारत का है, और एक होता है अलिखित संविधान, जैसा कि इंग्लैंड में है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा घर का संविधान क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ठीक। तो अब ये भैया संविधान बन गया, ये बेसिक बात आपने समझ ली। अब हम बात कर रहे हैं, फिर से वापस आते हैं इतिहास की। तो भैया ब्रिटेन के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में शासन कर रहे थे। तो शासन करने के दौरान इन्होंने भारत की सोने की चिड़िया हमारी को लूटना प्रारंभ किया, और भारत से पैसा लेके जा रहे थे ईस्ट, मतलब अपने इंग्लैंड में। तो वहाँ के जो लोग थे वो इनसे बड़े जलते थे, क्योंकि ये एकदम से धनाढ़ हो गए, ठीक है। ये एकदम से धनाढ़ हो गए, तो संसद भी परेशान थी, संसद को अभी वर्चस्व का प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, हर जगह ये अपनी चलाने का प्रयास कर रहे थे। तो संसद ने सोचा कि भैया हम इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो संसद ने जब सोचा कि हम इनको कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए संसद ने कुछ अधिनियम बनाए, अधिनियम नहीं कहूँगा मैं अभी, नियम बनाए, ठीक है। तो जो संसद ने नियम बनाया, किसके लिए बना रहे हैं, रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को पकड़ने के लिए, एक प्रकार से कि हाँ हमारा भी दायित्व, मतलब सरकार का भी एक पकड़ रहे कंपनी में। जो आज कंपनी के लोग ब्लैक मनी कह लो, खैर उनको तो फ़ायदा ही हो रहा था, जो हमारे भारत से पैसा लेके जा रहे थे, उस पर कंट्रोल हो, ठीक है।
तो सबसे पहले एक ब्रिटेन की संसद एक एक्ट बनाती है जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको जल्दी से, इस भारतीय संवैधानिक इतिहास को हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक भाग में बांटेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इतिहास का उसमें पुट आएगा ही आएगा अभी। तो शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये लोग रेगुलेट करेंगे, ठीक है। फिर एक क्रांति होगी 1857 की क्रांति, ठीक है। तो यहाँ से भारत को रेगुलेट करने लगेंगी रानी। तो इसको बोला जाता है यहाँ से 1857 के बाद 1858 के अधिनियम से रानी का शासन। तो हम दो भागों में भारतीय संविधान का इतिहास करेंगे, एक कंपनी के अधीन शासन और दूसरा रानी के अधीन शासन, ठीक है। ये जो लेक्चर है हमारा वो हम 1773 के एक्ट से लेके 1853 के एक्ट तक पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। और फिर यहाँ से रानी विक्टोरिया के शासन से देश की आज़ादी तक के लिए इन्होंने कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं उसको एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपको इससे नाम से ही मालूम चल रहा है, रेगुलेटिंग, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उस दौरान इनकी सत्ता जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो 3 जगह अपना पावर बना चुकी थी। कहाँ कहाँ पे? बंगाल में अक्सर आप जानते ही हैं कि युद्ध के बाद से, ठीक है। और यहाँ पे महाराष्ट्र वाला एरिया जिसको बम्बई कहेंगे, महाराष्ट्र का एरिया बम्बई, ठीक है। और मद्रास वाले एरिया में यहाँ पे इनके पास शासन करने के लिए अधिकार थे, ठीक है। और यहाँ पे तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हुआ करते थे, वो शासन कर रहे थे। बंगाल का गवर्नर अपना शासन कर रहा था, स्वतंत्र रूप से बंगाल में क्या करना है कैसे करना है ये उसकी स्वेच्छा पर था। और यहाँ पे जो था क्या बोलते हैं आपका मद्रास में, तो यहाँ का गवर्नर शासन कर रहा था स्वतंत्र रूप से और यहाँ का स्वतंत्र रूप से। सभी लोगों के लिए नियम अलग अलग थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम बनाया, एक बात कही, बंगाल का गवर्नर जो होगा वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ये तीनों के तीनों गवर्नर थे, ठीक है, अपने अपने इंडिपेंडेंट शासन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया बंगाल का जो व्यक्ति गवर्नर था, अब ये गवर्नर अकेले नहीं बचेगा, ये हो जाएगा गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। किसको बना दिया? बंगाल के गवर्नर को। बात थोड़ी अटपटी लगी ना आपको? देखिए समझिए, पहले 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोगों को बराबर बराबर शासन कर रहे थे ये लोग, ठीक है। एक एक्ट आता है 1773, उसमें कहा जाता है कि भैया ये बंगाल का गवर्नर था, अब ये बंगाल का अकेले गवर्नर नहीं रहेगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये गवर्नर जनरल बनता है किसका? बंगाल का, ठीक। एक काम और किया गया इसमें कहा गया कि भैया जब गवर्नर जनरल हमने बनाया है तो खाली खाली नाम नहीं बनाया है। इन्होंने कहा कि भैया जो मद्रास है और आपका मुंबई है, आज बंबई, उस दौरान का मुंबई, ठीक है, मुंबई है, ये थोड़ा सा उस तरीके से लिखा है, अब मैं साफ लिख देता हूं। ठीक है, मुंबई का गवर्नर अब इसके अधीन होगा, ठीक है, किसके अधीन होगा? बंगाल के अधीन होगा।
तो पहला काम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये प्रावधान किया गया। दूसरा प्रावधान किया कि ये लोग जो कुछ भी लफड़ा करें, बवाल करें अगर, तो एक कोर्ट बना दी गई। इसी अधिनियम के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय, आज की तरह उच्चतम न्यायालय नहीं है, बस नाम इसका उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना कर दी गई। अब भैया स्थापना की है तो इसमें जज भी होंगे, तो इसके जज थे सर एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे इसके न्यायाधीश बने। ठीक है, और इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया? इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया कि भैया जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो क्या करते थे, निजी व्यापार करते थे। जैसे टाइम होता है ना आज 10 से 4 ऑफिस, उसके बाद अपना पर्सनल काम कोई भी करने लगो, तो ये निजी व्यापार को बंद कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, जो गिफ्ट के रूप में रिश्वत लेते हैं राजाओं से, वो नहीं लेंगे। रिश्वत लेना बंद करा दिया। किसका? अधिकारियों से। अधिकारियों का रिश्वत लेना बंद करा दिया गया इस अधिनियम से। ठीक है, इन्होंने कहा भैया, संसद ने कहा चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, एक हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएगी जो कंपनी को अब नियंत्रण करेगी। एक पॉइंट और इसका लिख लीजिएगा आप लोग। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे जो कि अब कंपनी के लिए देख रेख करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण। बात समझे आप? एक ऐसा पद बना दिया जिसको कह दिया कि भैया ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कंपनी को अब देखेंगे, समझेंगे कि भैया कंपनी क्या क्या काम कर रही है। तो ये बातें आप लोग समझिएगा, 4 बातें हैं आपको याद रखनी है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया है? कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि कंपनी का शासन भारत में 3 रूप से डिवाइड था, बंगाल में, मुंबई में और आपका मद्रास में। तो इन्होंने कहा कि बंगाल को सबसे ज़्यादा शक्ति दी जाए, बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बनाया जाए। पहला गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग बनते हैं। और मद्रास और मुंबई जो अदर इनका क्षेत्र था शासन का, उसको इनके अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है, साथ में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसमें एलिजा एम्पे पहले न्यायाधीश बने। और ये कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी केवल और केवल काम करें, अपना निजी व्यापार ना करें। जो काम कर रहे हैं वो कंपनी के लिए करें, अपना पर्सनल नहीं करें। और जो गिफ्ट के रूप में रिश्वत लेते हैं वो भी नहीं लिया जाएगा। ठीक, साथ में क्या किया गया कि साथ में एक चीज़ और कर दी गई कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब क्या करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो ये काम आपके कंपनी के 1773 के अधिनियम में किया गया। अब ये कर दिया गया, कंपनी ने चलना स्टार्ट कर दिया भैया, इसी नियम से करना स्टार्ट कर दिया। 7 साल बीतते हैं और लगता है कि इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन कर देने चाहिए। ठीक है, क्यों कर देने चाहिए? क्योंकि कंपनी का जो शासन है वो बढ़ चुका है, प्रशासन का एरिया बढ़ चुका है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद दीवानी का अधिकार मिला था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, अब पूर्ण रूप से अधिकार इनको मिल चुका है। तो एक एक्ट आता है जिसको कहा जाता है 1781 का संशोधित अधिनियम। 1781 का संशोधित अधिनियम। इसमें क्या है कि जो 1773 में कमी लग रही है अब इनको उसको सही कर देते हैं। इन्होंने कहा कि भैया अब आप ऐसा कर सकते हैं, गवर्नर जनरल साहब, पहला पॉइंट आपको ये क्या है
इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल साहब को अब इजाज़त है कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कानून बना सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? बंगाल में तो बना ही रहे थे, फिर थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पहले उड़ीसा ही लिखते थे, आज उड़ीसा लिखने लगे हैं, संशोधन कर दिया है इसके नाम में। कहाँ से संशोधन होता है ये हम आने वाले लेक्चरों में आपको बताएंगे। के लिए भी विधि बनाने का अधिकार, प्रदान किया गया है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम ने एक चीज और की, इस अधिनियम ने कहा कि भैया तुम्हें कानून बनाने की शक्ति दे रहे हैं, तो एक चीज याद रखना, कानून को बनाते समय, कानून को लागू करते समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करना है, इंटरफेयर नहीं करना है। कहा गया भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों पर, धार्मिक रीति रिवाजों का क्या करना है? सम्मान करना है, ठीक है, सम्मान करने का आदेश दिया गया। ये दो बातें कही गई इस संशोधन अधिनियम में, ठीक है, ये दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, ठीक। 4 बातें आपको 73 के अधिनियम की याद रखनी है। अब 2 बातें यहाँ पे आपको 1781 के अधिनियम की रखनी। इसके बाद कंपनी आगे बढ़ती है शासन करने के दौरान। 3 साल बाद ही एक एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है। इसमें अब देखो क्या कर रही है, वहां पर रेगुलेट किया कंपनी को, अब धीरे 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 ब्रिटिश संसद कंपनी पे का शिकंजा कसने जा रही है, ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण कारणों के लिए ये विख्यात है। कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं, दोनों को इस तरह से एरो से समझते हैं। पहला कारण है के लिए विख्यात है, हाँ, पिट्स इसका नाम है, तो पिट्स का नाम ये नाम इस वजह से आया है क्योंकि वहाँ पे विलियम पिट्स जो थे वो इस समय प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इंग्लैंड के, तो उनका पिट्स ले लिया गया यहाँ पे। तो 2 महत्वपूर्ण कारण के लिए विख्यात है। पहला कारण है कंपनी के अधीन वाले क्षेत्रों को क्या घोषित कर दिया है, भैया ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका नहीं है, ये अपने देश का है, ये कह दिया गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया। अब क्वेश्चन बने कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था, तो आपको पता है 1784 का पिट्स अधिनियम के द्वारा क्षेत्र का। दूसरा किस लिए विख्यात है, इन्होंने कहा कि भैया जो सरकार है ब्रिटेन की सरकार जो है वो कंपनी पर क्या करेगी, सरकार का कंपनी पर नियंत्रण होगा। कंपनी के किस पे, कंपनी के कार्यों पर, ठीक है, कार्यों पर नियंत्रण होगा। अब ये भी बता दिया गया इस एक्ट में भैया कि वो जो नियंत्रण करेंगे वो किस तरह से करेंगे। कार्य कितने होते हैं, 2 होते हैं कंपनी कर रही है जो, एक राजनीतिक कार्य कर रही है, इसी में आर्थिक शामिल है, ठीक है, लूटने वाला आर्थिक, मतलब जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, राजस्व। और दूसरा जो कंपनी का कार्य है व्यापारिक कार्य, ठीक है। तो कंपनी 2 तरीके से कार्य कर रही थी, एक राजनीतिक और एक आपके व्यापारिक कार्य। तो अब इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इसको हम अगली स्लाइड में समझते हैं। इन्होंने कहा कि भैया जो राजनीतिक कार्य हैं आपके,
इसको देखेगा नियंत्रण मंडल, सॉरी नियंत्रण बोर्ड, माफ कीजिएगा, नियंत्रण बोर्ड देखेगा। नियंत्रण बोर्ड कंपनी के काम कौन कौन से देखेगा? एक, नागरिकों से संबंधित सारे काम, ठीक है, दूसरा सैन्य से संबंधित, सेना से संबंधित, और तीसरा राजस्व से संबंधित, ठीक है। ये राजनीतिक कार्य देखेगा नियंत्रण बोर्ड। दूसरा था कौन सा मामला था? व्यापारिक। व्यापारिक कार्य कौन देखेगा? व्यापारिक कार्य देखेगा निर्देशक मंडल। जितना भी व्यापार हो रहा है उससे जुड़ा हुआ कार्य। अब आप सोचोगे कंपनी के पास तो कोई अधिकार नहीं बचे। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि भैया जब राजनीतिक और व्यापारिक कार्य ब्रिटिश की संसद के द्वारा रेगुलेट होने लगे तो भैया इसी वजह से गवर्नर को इन्होंने कहा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हम तो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अगर आपको लगता है कि आप व्यापार नहीं कर पाओगे तो हम आपके गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति देते हैं। वीटो की शक्ति क्या होती है? वीटो पावर दे दी गई है यहाँ पे। वीटो की पावर का मतलब ये होता है कि जो ये नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड अपनी बात कहेगा उसको खारिज कर सकता है गवर्नर जनरल अपने इस वीटो के पावर से दिया गया। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है 1784 के अधिनियम में। ठीक है, कंपनी के अधीन वाले क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा गया। सरकार का कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण हो गया। राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड और व्यापारिक कार्यों के लिए नियंत्रण निर्देशक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब आगे कुछ साल चलते हैं। अब एक्ट आता है, अगला एक्ट कंपनी को शासन को रेगुलेट करने के लिए, चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब होता है भाड़े का। तो भाड़े का एक्ट मतलब कंपनी को शासन चलाने के लिए अभी तो ब्रिटेन ने अभी अपना जलवा दिखाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, संसद ने उसको पकड़ा। ठीक है, अब कह दिया भैया शासन आप ही लोग कर रहे हो, हम तो आपको रेगुलेट करने के लिए भाड़े के एक्ट बना के दे रहे हैं। तो एक चार्टर एक्ट बनाया है इन्होंने जिसको कहते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम की दो बातें हैं। अब देखो, कंपनी के लोग पैसे कमा रहे हैं, भारत को लूट रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, धनाढ़ तो हो ही रहे हैं। ठीक है, भले ही चाहे जितना रेगुलेट कर लो, धनाढ़ तो होते जा रहे हैं वो लोग। तो होता क्या है, अब कहा जाता है इस चार्टर एक्ट 1793 में कि भैया अब क्योंकि जो आग लगने लगी है कि कंपनी का अधिकार कर रही है, अकेले व्यापार कर रही है, हमें नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, जो अन्य कंपनियां हैं वो कह रही हैं। तो ऐसा करते हैं ये कि कहते हैं कि भैया जो कंपनी का एकाधिकार है ये 20 वर्षों के लिए और है बस। ठीक है, ये कहते हैं कि कंपनी के अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए या बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए भैया आप 1793 से 20 साल तक शासन कर लो। ठीक है, अकेले बस एकाधिकार। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें कहा गया, याद होगा जो 1773 के में एक नियंत्रण बोर्ड बनाया था। ठीक है, ये भी चालू है अभी ब्रिटेन में। तो अभी तक इसको जो तनख्वाहें वगैरह थी वो ब्रिटेन की संसद से प्राप्त हो रही थी। अब इन्होंने कहा भैया हम नहीं देंगे पैसे, आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप पैसे दो। इनके सदस्यों के लिए भारत से पैसा दिया जाए, सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाए, ये बात की गई। ठीक है, तो आपको दो बातें यहाँ से रखनी है याद, भारतीय कोष से दिया जाए, ये बातें इसमें की गई है।
ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब 20 साल के लिए यहाँ पे मामला खत्म हो गया 1793 में। अब 20 साल होते हैं 1813 में। तो अगला अधिनियम आ गया चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक इतिहास में आपको कुछ एक्ट याद रखने हैं बस, बकाया को पढ़ लो। 1813, 1833, 1909, 1919 और 1935, ठीक है। ये 5 अधिनियम की याद करनी है सारी बातें आपको, ठीक है। तो इस अधिनियम का पहला प्रावधान यही था, जो शासन 20 कंपनी का एकाधिकार जो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया था, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, अब कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। कंपनी का व्यापार का एकाधिकार खत्म। एकाधिकार मतलब होता क्या है, मोनोपोली का मतलब कि केवल और एक केवल आपका शासन था अभी तक। अब अदर कंपनियां भी, अदर दूसरी कंपनियां भी आएंगी, ठीक है। एकाधिकार कंपनी का व्यापार का एकाधिकार बना रहा नहीं, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, कंपनी का व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या, अब लेकिन कंपनी का एकदम से कंपनी का सब कुछ थोड़ा खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा जब इस एक्ट में संसद ने कि भैया आपका व्यापारिक एकाधिकार हम समाप्त कर रहे हैं, अन्य कंपनियां हमारी ब्रिटेन की आ सकती हैं व्यापार करने के लिए भारत में, लेकिन आप ऐसा करिएगा, लेकिन चीन के साथ व्यापार जो आप कर रहे हैं उसमें आपका एकाधिकार है। चीन से व्यापार का एकाधिकार की परमिशन दे दी। और चाय, जो आप चाय पे व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पे भी इसका एकाधिकार रहेगा, ठीक है। चाय का ना करके चाय पर करते हैं। चाय पर व्यापारिक एकाधिकार एकाधिकार बना रहेगा, ठीक है। ये बातें इन लोगों ने कह दी। पहली बात आप समझ लीजिएगा, याद रखना है, क्वेश्चन बनता है बहुत कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के तहत खत्म होगा। याद रखना है चार्टर एक्ट अधिनियम 1813। चाय किस किस के साथ व्यापार करने का मिला अधिकार, उसको एकाधिकार रहा, तो चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार रहा। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, अगले एक्ट में ये भी खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है चार्टर अधिनियम 1813 का। दूसरा इन्होंने काम क्या किया, इनने कहा, इस अधिनियम में कहा कि भैया जो हमारी ईसाई मशीनरी है, ईसाई मिशनरी, माफ कीजिएगा मशीनरी नहीं, ईसाई मिशनरियां हैं, मतलब कि ईसाई मिशन आएंगे और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। इसमें ये बात शामिल की गई, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। आप जानते हैं कि पहले चर्च बहुत मजबूत हुआ करते थे, तो चर्च भी तो अपना प्रभुत्व बनाएंगे, सरकार में कहीं ना कहीं तो था ही उनका। प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। ये याद रखनी है आपको बातें, क्वेश्चन बनते हैं कि ईसाई मिशनरियों की परमिशन कब दी गई भारत में प्रचार करने की, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दी गई, ठीक है। इस अधिनियम में अगली बात जो कही गई उसमें यह कहा गया कि कंपनी को हम अगले 20 साल तक जितने भी भारतीय प्रदेशों में कंपनी का शासन है वहाँ पे रेवेन्यू का नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ बात को, देखो ये बातें अभी आपको याद हो जाएंगी, आप लोग इसको नोट कर लो, इसके नोट्स बना लो। मैं पॉइंटों पे लिखा रहा हूँ, अगले हर पूरा का पूरा सिलेबस में पॉइंटों पे आपको तैयार कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहें। 20 वर्षों के लिए आपको जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है,
वो कहानी के रूप में याद रहे और एग्जाम में जो आना है वो आपके नोट्स में रहे। भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंट्रोल करना, राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ये काम 3 अभी तक आपने समझे और ये आपको तीनों याद होने चाहिए। मैं मात्र आपको 5 पॉइंट दे रहा हूं केवल याद करने को 1813 के चार्टर अधिनियम से। अगला इस अधिनियम में प्रावधान किया गया, चौथा पॉइंट कहा गया कि भैया भारत में शिक्षा के लिए कंपनी 1 लाख रुपए प्रति साल में खर्च करेगी। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कोई भी व्यक्ति मुझे ये 5 पॉइंट जो लिखा रहा हूँ वो जितने भी 1773 में, 81 में, 84 में जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, कोई भी कह दे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, तो भारतीयों को या भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी की आय से प्रतिवर्ष, फिर इसमें भी विवाद होगा, अभी आप देखेंगे जब शिक्षा का विकास हम पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा वो तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। कंपनी के आय से प्रतिवर्ष आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद होता है। यहाँ पे एक वर्ग कहता है कि जो 1 लाख रुपए ये दिया जा रहा है, इससे भारतीय शिक्षा, मतलब जो भारतीय संस्कृति की शिक्षा है पुरानी, जिसको प्राच्य शिक्षा कहते हैं, जिसमें जेम्स प्रिंसेप जो है वो प्रिंसेप ब्रदर इसमें कहते हैं कि भैया भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, वो बहुत योग उच्च है, उसकी शिक्षा की जाए। और मैकाले साहब कहते हैं कि इंग्लिश की शिक्षा दी जाए। विवाद होता है और फिर मैकाले साहब जीतते हैं। ठीक है, तो इस विवाद में ये 10-20 साल अभी पड़ा रहेगा, 1 लाख रुपए खर्च नहीं होगा। ठीक है, इतिहास पढ़िएगा आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि 1 लाख रुपए की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? तो 1713 के अधिनियम। इसमें 5वां पॉइंट कहा गया कि जो नियंत्रण बोर्ड था उसकी शक्तियों का विस्तार कर दिया गया, या कहें कि परिभाषित कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड का विस्तार कर दिया गया तथा उसकी शक्ति को परिभाषित कर दिया गया। क्या परिभाषित कर दिया गया? अगले अधिनियम में उस पर हम चर्चा करेंगे। परिभाषित किया गया। तो ये 4 पॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5वां पॉइंट आपको सपोर्टिव है ये वाला। तो 1813 का अधिनियम अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये 4 पॉइंट कंठस्थ याद होने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब अगला अधिनियम आएगा 20 वर्षों बाद, जो कि होगा 1833 का अधिनियम। जितना इम्पोर्टेंट 1813 का अधिनियम है उससे तिगना, दुगना नहीं, तिगना इम्पोर्टेंट चार्टर अधिनियम आपका 1813 का है। चार्टर एक्ट 1833, माफ कीजिएगा, 1833 का है। इसमें हम लगभग 7-8 बात करेंगे आपसे, 6 बात तो करेंगे, आपको 6-7 पॉइंट बताएंगे जो कि प्रत्येक इम्पोर्टेंट है। याद रखना, अभी तक बात किसकी चल रही थी? इनका शासन था बिखरा बिखरा शासन था। ठीक है, मद्रास में था, बंगाल में था, महाराष्ट्र में था, फिर उड़ीसा में मिल गया। ठीक है, तो अभी तक बिखरा बिखरा था। तो बंगाल के गवर्नर को इनने बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, जो कि इन दोनों मद्रास और बम्बई इसके अधीन आ जाते थे। अब इनका शासन बहुत बड़ा हो चुका है भारत के, इन्होंने बहुत सारे हिस्से को जीत लिया है। तो अब समय आ गया है कि अब ये भारत नाम
परिभाषित करें, ना कि बंगाल नाम परिभाषित करें। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में कहा जाता है कि भैया जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल अब क्या होगा, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या होगा, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा, जिसके अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आज का राष्ट्रपति, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित होंगी, या निहित थी, अब तो थी की बात कर दें। ठीक है, कौन बनता है भैया भारत का पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जैसे आपने समझा था बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनता है, उसी प्रकार भारत का गवर्नर, मैंने गवर्नर में रा लिखा ही नहीं, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन है? अब आपके पास दो क्वेश्चन हो गए याद करने के लिए, एक बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक नाम और जुड़ेगा अभी इसमें, भारत का वायसराय, जो कि लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आपको मालूम होगा कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1813 से 1833 20 वर्ष हो चुके हैं। तो कंपनी का चाय और चीन से व्यापार, चीन से व्यापार का एकाधिकार समाप्त। एकाधिकार समाप्त हो गया भैया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। कंपनी क्या बन गई? अब कहा गया कि भैया कंपनी जो है क्या है, पूर्णतः राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था है, व्यापारिक नहीं है। अब कंपनी पूर्णतः राजनीतिक व प्रशासनिक संस्था है। ठीक है, ये बात कही गई दूसरी। ठीक, ये दो बातें आपको याद रखनी है। इसके आगे तीसरा इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भैया भारत में दास प्रथा बहुत चल रही थी। ठीक है, तो दास प्रथा पे उदारवादी हैं अब इंग्लैंड में लोग, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भारत में भैया दास प्रथा खत्म की जाए। भारत में दास प्रथा को क्या किया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी। देखो, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, इसके अंतर्गत नागरिक और सैन्य शक्ति दे दी, और साथ में कहा गया कि भैया जो आप कंपनी का जो काम जो कर रहे थे आप लोग, व्यापार पर एकाधिकार था आपका चाय पर और चीन पर, इसको भी हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन कंपनी अब पूर्णतः राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई। ठीक है, साथ में इन्होंने ये काम किया, यहाँ पे मैं चौथा पॉइंट लिख रहा हूँ, इन्होंने कहा जो कि ये कंपनी जो है सभी भारतीय प्रदेशों का जो रेवेन्यू कलेक्शन करती है उस पर नियंत्रण रखती है। ये 20 साल का हम और आपको पर काम दे रहे हैं, 20 साल के बाद इसका आप नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। ये कंपनी कंट्रोल ना करके सरकार कंट्रोल करेगी।
क्योंकि ये लोग सब पैसे वाले होते जा रहे हैं, खजाना खाली करते जाते हैं। कंपनी को अगले 20 वर्षों अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया भैया कि आप 20 साल तक इसको कर लो, ठीक है। और इस अधिनियम में 3 पॉइंट और है अभी। अगला पॉइंट इसमें कहा गया 5वां नंबर का, इस चार्टर एक्ट के तहत इस अधिनियम में कहा गया कि भैया जो सिविल सेवा जो है उसके लिए खुली परीक्षा कराई जाए, इस अधिनियम में कहा गया। सुनिएगा, अभी इसमें कहा गया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए क्या हो, खुली परीक्षा हो। तो भैया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा इसमें तो भारतीय भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया विरोध हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। माफ कीजिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका क्या किया, विरोध किया। जब विरोध किया तो हुआ क्या, इसमें कैंसिल कर दिया गया इस बात को कि ठीक है भैया खुली परीक्षा नहीं होगी, ठीक। छठा पॉइंट इसमें क्या है, जो ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं भैया, देखो समझ लो इस बात को। गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए जो हेतु कार्यकारिणी परिषद की सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल को जो सलाह देती थी, गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु परिषद थी, इसको बोलते हैं कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी परिषद को क्या किया गया, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों, जितने सदस्य थे कितने थे, 3 थे। इसमें एक सदस्य को और नियुक्त किया गया, ठीक है। अब ये टोटल संख्या हो गई इसकी कार्यकारिणी परिषद की 4। एक सदस्य कौन था, यही थे मैकाले महोदय, ठीक है। तो एक सदस्य जो जोड़ा गया वो कौन था, विधि सदस्य था, लॉ मेंबर, विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो सभी पॉइंटों से 2-2, 3-3 तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया। अब ये प्रथम विधि विशेषज्ञ कौन है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रथम विधि विशेषज्ञ कौन था। तो प्रथम विधि विशेषज्ञ हैं मैकाले साहब, ठीक है। प्रथम विधि विशेषज्ञ मैकाले। ये पूछते हैं कि प्रथम विधि विशेषज्ञ किस अधिनियम में जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, 7वां नंबर का पॉइंट है इस एक्ट का। इसमें कहा गया कि भैया कोई भी अंग्रेजों को बिना अनुमति के, क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र भारत में रहने तथा संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार किस अधिनियम से मिलता है, तो इसी से मिलता है। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र भारत में रहने का अधिकार, भारत में रहने का अधिकार, संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार, अधिग्रहण करने का अधिकार या आज्ञा
दी गई। ठीक है, तो भैया अब आपको 1833 के अधिनियम के सारी बातें याद रखनी है। ठीक, इसके बाद अधिनियम आता है चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, सॉरी माफ कीजिएगा 58, चार्टर एक्ट 1858। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट एक्ट है। यहाँ तक अभी कंपनी का शासन चल रहा है। फिर आ जाएगा 1857 की विद्रोह के बाद महारानी का शासन, तो हम उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस अधिनियम की 1858 नहीं भाई 1853। एक्चुअली में क्या हुआ, इस लेक्चर के पहले, इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के पहले मैं क्लास ले रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे अब 1-1.5 घंटे से लगभग कंटिन्यू बोला, और यहाँ पे अब तुरंत मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 1853 का अधिनियम, इस अधिनियम में क्या कहा गया, ये एक पहला पॉइंट तो मैं जनरली आप सभी जानते हैं। 1853 का अधिनियम ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर था, मतलब अंतिम किराए का अधिनियम, अंतिम चार्टर एक्ट। अब आएंगे रानी का अधिनियम, आएंगे सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम। इस तरह से बनेंगे, कंपनी को रानी शासन कर रही है, अब सीधी मतलब कंपनी नहीं कर रही है, रानी कर रही है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट कहा गया इस चार्टर अधिनियम में कि ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी का शासन समाप्त करके अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, ये तो वैसे भी लेने वाले थे। ब्रिटिश संसद को ये अधिकार है, अधिकार प्रदान होता है इससे, या अधिकार प्रदान किया गया इस अधिनियम से कि वह किसी भी समय, वह किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त कर सकती है। भारतीय शासन को समाप्त कर सकती है। पहला इसमें ये बात था। मैंने इतना मेहनत करके क्यों लिखा है इसको, इसी वजह से लिखा ताकि आप समझ जाएं कि कुछ लोग हैं जो गुलामी वाली मानसिकता के हैं, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, कंपनी ने ले लिया वो ले लिया, तो भैया वो तो कंपनी तो पहले ही लेने वाली थी, और आप लोग ये समझ चुके हो कंपनी शासन कर रही थी नाम के लिए, इनडायरेक्टली संसद ही, ब्रिटेन ही शासन कर रहा था। ठीक है, इसके बाद पहला पॉइंट ये हो गया, ये आपकी समझ के लिए है। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन की शुरुआत हुई है इसमें। ठीक है, और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक समिति नियुक्त की जाती है, इसी मैकाले साहब, जो मैकाले थे ना पहले विधि मेंबर, इन्हीं की अध्यक्षता में। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के कंपटीशन के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सिविल सेवकों के चयन में सभी के लिए खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की शुरुआत हुई, करने की शुरुआत की गई। इसके लिए अब मेरा वीडियो की तरफ कट रहा होगा वो, तो मैं यहाँ लिखूंगा, इसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
ठीक है, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ये। अब तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट इसमें ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो याद है ना आपको, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इसकी पूरी टीम थी। इनकी सदस्य संख्या थी 24। ठीक है, 24 से ये संख्या कर दी गई 18। ठीक, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या घटा दी गई पहले। अब साथ में ही इसमें एक क्लॉज और कर दिया कि जो 18 सदस्यों में से 6 सदस्यों को रानी या ब्रिटेन के सम्राट द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, ये प्रावधान कर दिया गया, मनोनीत किए जाएंगे, किए जाते थे, कर देते हैं। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया आपको याद करने के लिए। अब इस अधिनियम के तहत ये भी बात की गई, इसमें इस अधिनियम में ये बात की गई कि भारत के केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू होगा। क्या होगा? स्थानीय प्रतिनिधित्व होगा। स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, कहे जो 6 सदस्यों को सम्राट को मनोनीत करना था, उसने कहा कि हमारे बिहार पे कौन करे, कि भैया जो आप कार्यकारिणी परिषद है, जो आपकी कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य होंगे, उनमें से आप नियुक्त कर लो। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या हुआ, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद, बस ये लास्ट पॉइंट है, लेक्चर खत्म है। कार्यकारिणी परिषद में जो 6 सदस्यों को दिया गया, 6 नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा, जिसमें से 4 सदस्य कौन होंगे? 4 सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। कौन कौन से थे 4 सदस्य? बंगाल के, बॉम्बे, मद्रास और आगरा। ठीक है, यहाँ के स्थानीय सरकार जो चल रही है, मैं अभी इस बात को अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। स्थानीय जो प्रांतीय सरकारें हैं, ठीक है, उनसे इन लोगों को लिया जाएगा, चुना जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को, ये बात की गई थी। तो अभी तक हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत ये देखा, जो शासन चल रहा है इनडायरेक्टली रूप से। ठीक है, भारतीय संवैधानिक इतिहास में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन हुआ उसके बारे में देखा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में रानी के द्वारा, जो सम्राट के द्वारा शासन हुआ। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत अगर हम करें तो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होती है, फिर संशोधित अधिनियम 1781 का, 1784 का प्रिंस इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट 1813 का अधिनियम, फिर 1833 का अधिनियम और फाइनली 1853 का अधिनियम। अब भारतीय असंतुष्ट हैं और विद्रोह करेंगे। 1857 का विद्रोह होगा आपके सामने, और फिर रानी पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेंगी। वैसे भी उनको टेक ओवर करना ही था, अधिनियम में बता ही दिया गया था लास्ट वाले अधिनियम में, बस अब उसी को आगे बढ़ गई है बात। ठीक है, सो थैंक यू, और हम मिलते हैं फिर आपको अगले लेसन में। ठीक है।
और मैं यहाँ पे देख लूँ ज़रा इसमें। हाँ ठीक है, अब हम अगले लेसन में आपको मिलेंगे, ठीक। So thank you.